हेलो दोस्तों, तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वो है हमारे देश के बारे में, या इटीसी हम पूरे वर्ल्ड की बात करें कि किस टाइप से गणतंत्र या लोकतंत्र या इटीसी हम बात करें राजतंत्र की, या दोस्तों आपको पता होगा एक तानाशाह भी एक राष्ट्र होता है या शासन होता है, ये किस टाइप से चलते हैं दोस्तों, और साथ में देश कैसे बनाया जाता है, देश बनाने के लिए मुख्यतः उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी भी सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियोज में देंगे दोस्तों। तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरा कि आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ना है और किस टाइप से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं देश की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे देश के लिए, तो देश में सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? क्षेत्र की, कि या भाई ये जो देश बन रहा है इस देश की जो क्षेत्र है वो कितना है। हालांकि ये भी है दोस्तों कि एक वेटिकन सिटी है जिसका क्षेत्र बहुत कम है, ना के बराबर, और वहां की जनसंख्या मात्र 1000 है। तो आप कहोगे सर 1000 जनसंख्या वाला भी तो देश बना हुआ है, लेकिन इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक देश के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों? क्षेत्र चाहिए होता है, उसके बाद जनसंख्या की आवश्यकता होती है, और उसके बाद ये संप्रभुता की आवश्यकता होती है, और उसके बाद वहां की शासन व्यवस्था। दोस्तों ये शासन व्यवस्था के साथ साथ सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है दोस्तों वो होती है संप्रभुता की। अब ये संप्रभुता है क्या? संप्रभुता का मतलब होता है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद लिए जाते हैं, वहां पे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है या फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को कहते हैं संप्रभुता। अब एक उदाहरण मैं यहां पे दे रहा हूं दोस्तों, ये उदाहरणों को जान लीजिएगा आप लोग कि किस टाइप से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैं यहां पे एक नॉर्मल बात करूं दोस्तों यूपी की अभी जनसंख्या है 123 करोड़, सॉरी 23 करोड़ मान के चलेगा कि 23 करोड़ यहां की क्या है दोस्तों? जनसंख्या है। अब 23 करोड़ जनसंख्या यूपी की है दोस्तों अगर नॉर्मल रूप से लेके चले, लेकिन आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान की जनसंख्या मात्र 22 करोड़, या फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल की है 3 करोड़। तो आप कहोगे भाई यूपी तो इतना बड़ा राज्य है तो इसको देश क्यों नहीं घोषित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या है, शासन व्यवस्था सीएम के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा शासन व्यवस्था भी है, और साथ में क्षेत्र भी है दोस्तों, काफी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहां पे एक चीज नहीं है, वो है दोस्तों संप्रभुता। एक देश को बनने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है दोस्तों संप्रभुता की। संप्रभुता मतलब एक उदाहरण फिर सुन लीजिएगा आप लोग। जैसे आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को हमारे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया था दोस्तों, जो था नोटबंदी। आपको पता होगा नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को जब ये नोटबंदी हुई थी, तो यहां पे सबसे प्रमुख जो कारण था दोस्तों ये था आपका संप्रभुता। जैसे आपको पता है हमारे देश में 29 या 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में अलग अलग हमारे क्या है दोस्तों शासन व्यवस्था है। जैसे मैं बात करूं मोदी साहब की, तो मोदी साहब दोस्तों भाजपा पार्टी से है, या कई राज्य ऐसे जहां पे कांग्रेस पार्टी है, तो वहां पे मोदी साहब की जो बातें थी यानी कि जो उनकी घोषणा थी कि भैया कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो कई राज्य इसके लिए मना करते, भैया हमारे पास जो पुराने नोट है हम उसी को चलाएंगे, या फिर आपकी जो क्या कहते हैं घोषणा है इस घोषणा को हम लोग क्या मतलब स्वीकार नहीं करते। ये पॉइंट हो सकता था, लेकिन यहां पे जब इन्होंने ये घोषणा की तो ये इनकी क्या थी दोस्तों? संप्रभुता। यानी कि संप्रभुता का मतलब होता है कुछ डिसीजन जो केंद्र सरकार के पास होते हैं वो डिसीजन वो ही ले सकता है, और उसको पूरे देश को क्या होता है दोस्तों? मानना पड़ता है। तो इसी कारण एक देश बनने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? संप्रभुता की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई देश कैसे बनाया जाता है। अब मेन पॉइंट होता है कि जब देश बनता है तो देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था कैसी रहती है। तो शासन व्यवस्था के लिए एक देश के अंतर्गत 5 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है दोस्तों। तो आज हम 5 प्रकार की शासन व्यवस्था में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से यहां पे शासन व्यवस्था रहती है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शासन व्यवस्था में 5 प्रकार है। पहला है राजतंत्र, उसके बाद है तानाशाह, उसके बाद है दोस्तों साम्यवाद, उसके बाद है गणराज्य, और उसके बाद है दोस्तों लोकतंत्र। हमारा जो भारत है यानी कि जो हमारा देश है दोस्तों भारत, वह गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राजतंत्र की। भाई ये राजतंत्र होता क्या है?
राजतंत्र का अर्थ होता है राजा द्वारा शासन किया हुआ शासन, यानी कि राजा द्वारा जो शासन किया जाता है किसी देश में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। कैसा लगा दोस्तों पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। किसी भी देश में जो राजा द्वारा शासन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, राजतंत्र बोलते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है। अब देखिएगा, आप कहोगे कि कई सारे देश तो सर ऐसे हैं जहां पे सिर्फ मतलब राजा शासन करते हैं, लेकिन अधिकतर जो देश है दोस्तों अरब देश, जहां पे सबसे अधिक क्या करते हैं दोस्तों, राजा शासन करते हैं। जैसे आपको पता होगा सऊदी अरब, वहां पे भी अभी एक राजतंत्र है दोस्तों। ब्रिटेन में राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी। अब इसका रीजन क्या है ये मैं फिर बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा राजतंत्र पहले अगर मैं बात करूं 1600 के बाद, यानी कि 1600 के बाद भारत में अंग्रेजी शासन चलना स्टार्ट हो चुका था, अंग्रेजों का शासन। लेकिन 1600 से पहले मुगल शासन, या हम बात करें वंश की, 5 वंश, दिल्ली संतुलन जो चला दोस्तों, ये 5 वंशों ने क्या किया, हमारे पूरे भारत में राजतंत्र व्यवस्था संभाली दोस्तों। अब जब इस राज व्यवस्था चली, जो राज व्यवस्था चली थी दोस्तों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। तानाशाह का मतलब होता क्या है दोस्तों, अभी आपको पता होगा म्यांमार अभी पूरे तानाशाह के अंतर्गत क्या कर रहा है दोस्तों, वहां का शासन व्यवस्था चल रहा है। यानी कि जब सरकार नाकामयाब हो जाती है किसी देश को चलाने के लिए, तो वहां की जो सैन्य शक्ति होती है दोस्तों, वह पूरी सरकार की जिम्मेदारी या पूरे देश की जिम्मेदारी अपनी ओर ले लेती है। उसको एक सामान्य रूप से कहते हैं दोस्तों तख्ता पलट। अभी आपने सुना होगा, तख्ता पलट नाम सुना होगा। जब सैन्य व्यवस्था जो सरकार की तख्ता पलट देती, यानी कि तख्ता पलट जाता उनका और पूरी व्यवस्था सैन्य के पास आ जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों तानाशाह। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, तानाशाह। जैसे आपको पता होगा कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे आपको पता होगा हिटलर ने भी तानाशाह किया था दोस्तों। पहले वो सैन्य के अंतर्गत कार्य करता था, उसके बाद 1935 में प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की जो पावर थी उसको समाप्त करके खुद वहां का क्या बन गया था दोस्तों, तानाशाह बन गया था। तो तानाशाह का मतलब होता है कि सैन्य शासन को क्या करना, आगे बढ़ाना। यानी कि जब एक देश में सैन्य व्यवस्था चल जाती है या सैन्य शासन स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तानाशाह। अब है दोस्तों साम्यवाद। सबसे पहले यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, साम्यवाद है क्या। साम्यवाद का मतलब होता है जब किसी देश में एक पार्टी की तरह एक पार्टी क्या करती है, पूरे देश को चलाती है। यानी कि एक ही पार्टी वहां पे कार्य करती है और वही पार्टी पूरे देश को चलाती है, उसको बोलते हैं साम्यवाद। जैसे कि आपको बता दूं मैं, चाइना में क्या है दोस्तों, ना तो गणराज्य है ना तो फिर लोकतंत्र है, वहां पे क्या है दोस्तों, साम्यवाद। साम्यवाद मतलब कि वहां पे जनताओं का नहीं सुना जाएगा, वहां पे सिर्फ एक ही दल, जैसे हमारे वहां देखिएगा दोस्तों भारत में भिन्न भिन्न टाइप के दल होते हैं, जैसे आम जनता पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, बहुत सारे हैं दोस्तों, बसपा, बहुत सारे दल हैं, ये अलग अलग टाइप से कार्य करते हैं। लेकिन चाइना में अगर आप जाते हो तो वहां पे एक ही पार्टी काम करेगी दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोला जाता है। यहां पे इसको ही हम क्या बोलते हैं, साम्यवाद। वहां पे वो जैसी डिसीजन लेंगे उसी डिसीजन में पूरी जनता को चलना पड़ता है। या जैसे आपको पता होगा वहां के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो लाइफ टाइम के लिए क्या बना दिया, उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो दोस्तों ये भी एक बार सोचने वाली बात है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। इसका रीजन क्या है, साम्यवाद। यानी कि एक ही पार्टी के अंतर्गत जो देश चलता है उसी को साम्यवाद बोला जाता है। उसके बाद है दोस्तों गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है किसी देश के प्रमुख का क्या करना, चुनाव करना। ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के या किसी राज्य मतलब एक देश को भी कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, यानी कि किसी देश के एक प्रमुख का चुनाव करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गणराज्य बोलते हैं। तो ये आपको पता चला होगा कि गणराज्य किसे कहते हैं। जैसे यूएसए, ध्यान दीजिएगा, यूएसए एक आपका क्या है, गणराज्य देश है दोस्तों। यहां पे एक ही प्रमुख का चुनाव होता है, वो भी क्या होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहां का जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गणराज्य। जहां पर सिर्फ एक राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का क्या करे दोस्तों, कार्यनिहित रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, गणराज्य। उसके बाद है दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर शासन के प्रमुख का चुनाव होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर शासन के प्रमुख का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र।
शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो भारत में आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही चीजें आपको यहां पे दिखाई जाती है, यानी कि दोनों चीजों का यहां पे चुनाव होता है। हालांकि उनका राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकतंत्र। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी डिफरेंट नॉलेज आप लोगों के लिए यहां पे ला सकूं। तो देखिएगा दोस्तों, अब लोकतंत्र का एक यहां पे काफी महान भावकों ने या महान लोगों ने यहां पे इसकी क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन दी थी दोस्तों। जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया जो शासन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि किस टाइप से एक देश में शासन व्यवस्थाएं होती है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों लोकतंत्र की, क्योंकि हमारे भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों चीजें हैं दोस्तों, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है यहाँ पे? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये बेटर लगा है तो दोस्तों देखिएगा अब ये लोकतंत्र है क्या। तो दोस्तों आ चुका है हमारे बोर्ड में लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लोकतंत्र है क्या। दोस्तों मैंने अभी आपको डिस्कस कराया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता के लिए, यानी कि जनता के लिए, जनता द्वारा जो चुना गया जो शासन होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लोकतंत्र बोलते हैं। अब काफी बच्चे को ये पता नहीं होता भैया ये लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में 2 भाग होते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। एक है दोस्तों प्रत्यक्ष और है एक अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों जनता का सीधा फैसला। अगर अभी आपको मैं बता दूं, भारत में 127 करोड़ जनसंख्या है और 127 करोड़ जनसंख्या को अगर हम संसद में बिठा के इनसे फैसला लिया जाए तो दोस्तों कैसा रहेगा? एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि किस टाइप से इसका कार्य रहेगा। तो यहां पे हमारा प्रत्यक्ष ना होके हमारा जो लोकतंत्र है दोस्तों, ये क्या हमारा अप्रत्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब जो जनता का सीधा फैसला संसद के अंतर्गत क्या करे दोस्तों? चले, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, यहां पे राष्ट्रपति का 1 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो यहां पे वोट के द्वारा जनताओं से डायरेक्ट क्या किया जाता है दोस्तों? फैसला लिया जाता है या फिर फैसला सुना जाता है। तो ये है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम यहां पे क्लियर करवा रहे हैं। अब है हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये अप्रत्यक्ष है क्या? ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष के 2 भाग होते हैं दोस्तों। एक है अध्यक्षतात्मक और दूसरा है संसदीयात्मक। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका अध्यक्षतात्मक और दूसरा क्या आपका संसदीय आत्मक। जो अध्यक्षतात्मक है दोस्तों, ये हमारे भारत में नहीं चलता है, ये चलता है आपका कहां? यूएसए में। क्योंकि अध्यक्षता में आपका औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, ये दोनों कौन होता है दोस्तों? यहां का प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, ये दोनों कार्य कौन करता है? एक राष्ट्रपति करता है, जिसके कारण हम इसको अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों? अध्यक्षतात्मक है, संसदीयात्मक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये एक अध्यक्षतात्मक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे संसदीयात्मक की, तो संसदीयात्मक में औपचारिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति है, और वास्तविक प्रमुख कौन है? हमारा प्रधानमंत्री है। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक कहने का मतलब कि भाई काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन उसको देखेगा कौन? राष्ट्रपति। तो भारत का जो संसदीय आत्मक है दोस्तों, ये क्या है? हमारा औपचारिक और वास्तविक, ये दोनों टाइप से हमारे भारत में शासन व्यवस्थाएं चलती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस टाइप से हमारे यहाँ संसदीय आत्मक कार्य करता है। जैसे कि आपको मैं एक पॉइंट फिर बता दूं, जो ये संसदीय आत्मक जो रचना है दोस्तों, ये भारत ने कहां से लिया है? तो ये लिया है दोस्तों ब्रिटेन से। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन से यह लिया है। और ब्रिटेन में क्या है दोस्तों? औपचारिक भी है और वास्तविक भी है। औपचारिक में वहां की महारानी यानी कि एलिजाबेथ कार्य करती है, और वास्तविक में वहां का जो काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी कि वहां प्रधानमंत्री जब कार्य करता है तो वहां पे उसको किसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है? वहां की रानी के अकॉर्डिंग दोस्तों। और
भारत में औपचारिक कार्य राष्ट्रपति करता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति देखरेख करता है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चला देखता है, और राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है दोस्तों, पूरी शासन व्यवस्था को या फिर इसके अंदर का जो भी कार्य चल रहे हैं उनको देखना। और प्रधानमंत्री को हम प्रत्यक्ष वोट देते हैं, और प्रत्यक्ष वोट देने के साथ उसके साथ हम लोग जैसे कोई बिल पास करना है या कोई योजना बनाना है, ये सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। और पूरी पावर जो ज्यादातर जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है दोस्तों। तो यह वास्तविक क्या होता है दोस्तों, भारत का या किसी भी देश का प्रमुख होता है। और औपचारिक कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, संसदीय आत्मक का, ध्यान दीजिएगा, संसदीय आत्मक का। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पूरा जो बायोडाटा बताया, ये एक देश के अंदर का किस टाइप से शासन व्यवस्था चलती है उसके बारे में मैंने आपको यहां पे क्लियर कराया। अब हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों भारत के न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर विधायिका, और उसके बाद है दोस्तों पत्रकारिता। हमारे भारत में ये 4 अंग इसके सबसे प्रमुख है, किसके, संसदीय आत्मक के। तो इसका डिस्कस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर दूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हुआ तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।